हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई 10 का पोम द पावर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू दैट मुझे एक अनाउंसमेंट करना है और कुछ डिस्कस भी करना है। जैसे कि जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैंने अपना जूलियस सीजर का जेवियर पिंटो का जो गाइड बुक है उसका सोल्यूशन बुक लॉन्च किया है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई थिंक स्क्रीन में ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे ऐड कर दूंगी। जिन्हें ये बुक देखना है या परचेज करना है वहां जा सकते हैं। दिस बुक इज प्राइस्ड एट जस्ट ₹180। एंड इस बुक में आपका जेवियर पिंटो का हर एक सीन का इन डेप्थ एमसीक्यू सॉल्व है। मतलब अच्छे से एमसीक्यू प्रॉपर्ली सॉल्व किया गया। हर एक आरटीसी को बहुत ही माइन्यूटली सॉल्व किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सॉल्व किया गया है। जो पैराग्राफ एग्जाम में चाहिए रहेंगे, जैसे चाहिए रहेंगे वैसे सॉल्व किया गया हर एक आरटीसी को। उसके बाद टेस्ट एंड इवेलुएशन क्वेश्चंस होते हैं हर सीन के बाद, वो सॉल्व किया गया है। एंड देन एट द बैक 7 मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, 2 उसमें सॉल्व ही रहता है और 5 अनसॉल्व रहते हैं। तो वो मिला के 7 पूरा सॉल्व पेपर्स भी इसमें ऐड किया गया है। एंड हर सीन का मैंने समरी चार्ट्स ऐड किया, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे चार्ट्स दिया है। सिमिलरली वहां पर भी हर समरी का चार्ट्स मैंने दिया है ताकि और उस चार्ट में ऐसा कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं है उस सीन के समरी का जो आप मिस आउट करोगे। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, समरी पढ़ने से वेरी मोनोटोनस, आप उतना नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो ऐड किया है। एंड इफ यू ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, देन आई कैन अश्योर यू इट इज अ पावर पैक बुक। एंड आप इट्स वैल्यू फॉर मनी, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। एंड नया सिलेबस है, तो इफ यू ट्रस्ट मी आप ये बुक आराम से ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 9830085524। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दे दूंगी। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज नेहा गोइंका 111। एंड वहां भी कुछ अगर डाउट्स हो आपको तो वहां भी मुझसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इफ यू लुकिंग फॉर इंग्लिश क्लासेस अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा स्टाइल या जो भी चीज मेरी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मुझसे क्लासेस लेना चाहते हो या आपके लिए फ्रूटफुल होगा अगर आपको लगता है, सो you can contact us for your classes। and offline online दोनों अवेलेबल है। ऑफलाइन ऑफ कोर्स कोलकाता के किड्स के लिए जो यहाँ के विसिनिटी में रहते हैं, जो नियर बाय रहते हैं, हमारा 2 फंक्शनल सेंटर्स है, वन इज इन बांगुर एंड द अदर वन इज इन काकुर काची। एंड जो बाहर बच्चे रहते हैं वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और उनको अगर ये बुक चाहिए रहेगा तो उनको ई बुक दे दिया जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, वो ई बुक इफ दे वांट, तो मैं ई बुक का लिंक भी उनको शेयर कर दूंगी। सो या लेट अस स्टार्ट। सो पोम का नेम है द पावर ऑफ म्यूजिक। लेट अस टॉक अबाउट द पोएट वंस। ठीक है, एंड मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चार्ट्स फॉर्म में एकदम जितना कम से कम में मैं डाल सकती थी मैंने डाला है। और मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ये मेरे क्लास का 30% कॉन्टेंट है, 30-35%। क्लास में हम इससे इन डेप्थ डिस्कशंस करते हैं, हम इसका इन डेप्थ वर्कशीट सॉल्व करते हैं। मोर देन 2-3 थाउजेंड एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड में बच्चों को सॉल्व करवाती हूँ। एंड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्कशंस होता है। मतलब वी डू अ लॉट ऑफ वर्क इन माय क्लास। ठीक है, और ये भी जो पार्ट है ये मैं से बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए या उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, सो या अबाउट द पोएट। पोएट का नाम है सुकुमार रे। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1887 में मेनमिन सिंह, ब्रिटिश इंडिया, जो कि आज का बांग्लादेश कहलाता है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। इनका जन्म वही हुआ था। ओके, इनका डेथ हुआ था 10 सितंबर 1923 कोलकाता में। एंड इनका प्रोफेशन इज अ बंगाली पोएट, राइटर एंड इलस्ट्रेटर। इनका जॉनरे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसे है, नॉन सेंस लिटरेचर। मतलब उतना सेंसिबल आप सोचो कि सेंस रहेगा और काफी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। नॉन सेंसिकल लिटरेचर रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ छुपा हुआ मैसेजेस नहीं रहते हैं। उसमें कुछ हिडन मैसेजेस हो सकता है, कुछ सटायर आयरनी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे वैसे फैमिली से बिलोंग नहीं करते। इनकी फैमिली के जो मेंबर्स, अगर आप उनके नाम सुनोगे यू आर फेमिलियर विद द नेम्स ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल इनके पापा का नाम है उपेंद्र किशोर रे, जो कि राइटर, पेंटर, म्यूजिशियन रह चुके हैं। एंड इनके बेटे का नाम है सत्यजीत रे। इनका मुझे डिस्क्रिप्शन देने का जरूरत ही नहीं है। ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर है। आप हम सबको पता है इनका चैप्टर पोम्सो 11-12 के आईएससी बुक में कितनी बार ऐड किया हुआ है। नया सिलेबस में भी था, पुराने सिलेबस में भी दिया गया था। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ही इज अ पायनियर ऑफ नॉनसेंस लिटरेचर इन बंगाली। तो नॉनसेंसिकल लिटरेचर के लिए ये एक आपका यू कैन से इज अ लेजेंड फॉर इट। ठीक है, कि इन्होंने इस चीज को आगे लेके गए हैं यहाँ पे। इन्होंने पहला पोएम अपना लिखा था एट द एज ऑफ 8, नदी विच इज रिवर। एंड ही ट्रांसलेटेड दैट पोएम एट द एज ऑफ 9, टिक टिक टॉक, दैट मीन्स हिकरी डिकरी डॉग। And he's known for his poems, he's known for his rhymes, he's known for his plays, stories, articles, research papers, essays. Okay, significance यहाँ पे दिखा रहा है कि ही इज कंपेयर्ड बेसिक कंपेरेबल टू लुइस कैरल्स एलिस इन वंडरलैंड। इनकी राइटिंग्स का इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है। मर्ज्ड ह्यूमर, विट एंड ऑब्जर्वेशन टू क्रिएट टाइमलेस वर्क्स।
अगर कोई इंसान फेमस है अपनी राइटिंग स्किल, तो ऑफ कोर्स उनका कोई स्टाइल होगा जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, तभी वो इंसान फेमस है। तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमर, विट एंड ऑब्जर्वेशन को मर्ज किया है ताकि वो टाइमलेस वर्क क्रिएट कर पाए, विच कैन बी अपीलिंग फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ठीक है। इनके अचीवमेंट्स, अगेन इज अ पायनियर ऑफ फोटोग्राफी एंड लिथोग्राफी इन इंडिया, लीडर इन राजा राम मोहन रॉयज ब्रह्मो समाज। इनका फेमस वर्क है अतीतिर का था, वो ऑन द हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है। दिस वाज सो सॉरी, this was all about the poet Sukumar Ray. You just have to give it a reading ताकि आपको एक अच्छा आइडिया रहे, कभी एग्जाम में कुछ भी अगर आता है एमसीक्यूज वगैरह, तो आप थोड़ा बहुत कुछ लिख पाओ इनके बारे में। यू शुड हैव दैट मच आइडिया। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम में। इस पोम का ओरिजिनल टाइटल था गानेर गुंटो, विच इज द बंगाली टर्म गानेर गुंटो। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, मार्क कर लो कॉपी में। ठीक है। इंग्लिश टाइटल हमें पता है द पावर ऑफ म्यूजिक। एंड ये कौन से कलेक्शन से लिया गया? इट्स अ पार्ट ऑफ अबोल तबुल द वियर्ड एंड द एब्सर्ड। इसका मीनिंग ये मतलब एक कलेक्शन था, एक प्रॉपर्ली बुक था, उस कलेक्शन का एक पार्ट था ये पोम। ठीक है। इनका ओरिजिनल टाइटल था तुम्हारा गानेर गुंटो, विच इज अ बंगाली टाइटल, एंड इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है द पावर ऑफ म्यूजिक के नाम से। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1923। अगेन ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ये सब जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, जितना शॉर्ट में मैं कर सकती थी आपके लिए मैंने किया है। इट इज वेरी फ्रूटफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसको ट्रांसलेट किसने किया? इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय प्रोफेसर सुकांतो चौधरी। ये भी आप मार्क कर लो, अगेन कभी एमसीक्यूज या कुछ में आया तो यू शुड नो दिस। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय प्रोफेसर सुकांतो चौधरी। जॉनरे के ऑफ कोर्स whimsical नॉनसेंस वर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू, हमने ऊपर ही रीड कर लिया कि उनका जॉनरे कैसा है, वो किस टाइप का पोम्स वगैरह लिखते हैं। टोन ह्यूमरस है, ह्यूमर इन्वॉल्व्ड है ऑफ कोर्स इस पोम में। मेन कैरेक्टर कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर भीष्म लोचन शर्मा। तो प्लॉट समरी को मैंने फ्यू पॉइंट्स पे किया है ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। भीष्म लोचन शर्मा जो है वो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग। His singing is loud, harsh, and irritating. Despite the suffering of others, he continues singing with determination. He is finally stopped only when attacked by a goat. वो तब रुकता है जब एक गोट उसे अटैक करता है। बाकी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी सिंगिंग से, बट स्टिल ही इज नॉट बॉदर्ड बाय देम। आपने डोरेमोन देखा होगा ना, तो जियान का जो कैरेक्टर आप जानते हो, सबके मन में वो गाना बज रहा होगा, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। सो एग्जैक्टली जियान को आपने देखा है ना कि दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया रोए, दुनिया चिल्लाए, वो अपना गाएगा, वो अपने गाने को नहीं रोकेगा। तो सिमिलरली ही इज लाइक विश्वलोचन शर्मा भी आप समझ लो जियान का इंडियन वर्जन है। लिटरेरी टेक्निक्स के यहाँ पे हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा के एक्सैजरेशन का इस्तेमाल किया गया, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें बहुत बोली गई हैं, एक्सैजरेशन का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। यहाँ पे वो हाइपरबोल क्यों हाईलाइट किया गया? बिकॉज थ्रू आउट द पोम हाइपरबोल का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, इसीलिए। ह्यूमरस अफेक्ट, इट्स अ ह्यूमरस पोम, ठीक है, with a lot of hyperbole used in it. Humorous effect created through exaggerated situations, ठीक है, मतलब सिचुएशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, उससे बहुत ही आपको हंसी आएगी, you will feel very nice about it, मतलब आपको हंसी भी आएगी, you will feel like ये क्या हो रहा है। ठीक है। This was all about the introduction। एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ। ओरिजिनल टाइटल है इसका गानेर गुंटो, ठीक है। इंग्लिश में नाम क्या? पावर ऑफ म्यूजिक। और कलेक्शन का नाम क्या? अबोल ताबोल। पब्लिश हुआ था 1923 में। ट्रांसलेट किसने किया था? प्रोफेसर सुकांत चौधरी ने। टोन कैसा है? ह्यूमरस है। मेन कैरेक्टर कौन है? भीष्म लोचन शर्मा है। प्लॉट समरी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, टेक्निक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस कम टू द थीम्स। पहला है म्यूजिक वर्सेस नॉइज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं डिवाइन गिफ्ट वर्सेस कर्स। म्यूजिक को आप डिवाइन गिफ्ट कहते हैं क्योंकि म्यूजिक ना हर किसी के सोल को हील करता है। तो हम आप यूट्यूब पे सर्च करो हीलिंग म्यूजिक एंड और कितने कितने मिलियन व्यूज रहते हैं म्यूजिक के वीडियोस पे। आप तो सोच सकते हो कितने लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है म्यूजिक में। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि म्यूजिक को एक डिवाइन गिफ्ट मानता है। तो जब कोई इसे हार्श और बहुत ही इरिटेटिंग तरीके से गाता है ना, तो इट बिकम्स एन अनबेरेबल नॉइज। तो वही डिवाइन चीज एक कर्स बन जाती है। अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ जियान फ्रॉम डोरेमोन। भीष्म लोचन की सिंगिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं नेगेटिव पावर ऑफ म्यूजिक को। भीष्म लोचन जी की जो सिंगिंग है वो दिखा रहे हैं म्यूजिक की नेगेटिव पावर को, विच इज टर्निंग इट इनटू अ कर्स रादर दैन अ ब्लेसिंग, जो कि इसको कर्स में कन्वर्ट कर रहा है दैन अ ब्लेसिंग। ठीक है। तो इनकी जो सिंगिंग है वो और इतनी मतलब ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया बहुत ही खराब है, जो इसको कर्ज ज्यादा फील करवा रही है, ना कि ब्लेसिंग्स। ऑडियंस का रिएक्शन, इंसान सफर कर रहा है, जानवर सफर कर रहे हैं इसके सिंगिंग से। दैट शोज डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट। इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये ह्यूमर ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ बैड म्यूजिक। तो पहले यहाँ पे क्या है? म्यूजिक वर्सेज नॉइस। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? म्यूजिक वर्सेज नॉइस। कॉपी में लिख लो। नंबर 2 आई हैव टोल्ड यू हाइपरबोल एंड एक्सैजरेशन हमारे यहाँ पे थीम है।
दैट मीन्स इफेक्ट ऑन सराउंडिंग्स। द पोम यूजेस एक्सैजरेटेड सिचुएशंस, बढ़ाया चढ़ा के थोड़ा सा एकदम सिचुएशंस को दिखाया गया टू ह्यूमरसली, ताकि ह्यूमरसली आपको इलस्ट्रेट कर पाए, दिखा पाए कितना डिजास्टर्स इफेक्ट है भीष्मलोचन की म्यूजिक का लोगों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, आसमान में, हर जगह। उसी के अंदर सब पॉइंट है कॉमिकल इमेजरी। ओवरटर्न बुलॉक कार्ट, जैसे गाड़ी बुलॉक कार्ट उलट गया, ठीक है, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, बर्ड्स अपसाइड डाउन हो गया प्रॉपर्ली, यू नो, बर्ड्स इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं, कभी यहाँ को यहाँ जा रहा है, सब कुछ कोलैप्स कर रहा है, पेड़ पौधे गिर जा रहे हैं, एंड लग रहा है कि स्काई इज क्राइंग, वीप कर रहा है, ठीक है। मतलब इतना क्योटिक इमेज इन्होंने दिखाया है, पूरा इमेजरी है ये सब चीजें, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा एक्सैजरेटेड इमेज ऑफ क्योस इन्होंने दिखाया है, दैट इज जो कि इनकी सिंगिंग से हुआ है, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है हमारा द पावर ऑफ साइलेंस, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ पीस। तो गोट जब आता है एंड गोट इसको रोकता है, तो गोट का एक्शन यहाँ पे दिखा रहा है पावर ऑफ साइलेंस को, जिससे वर्ल्ड को रिलीफ मिलती है आफ्टर दिस अनबेरेबल नॉइस। इसका मतलब क्या है? गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। तो पोएम दिखा रहे कभी कभी ना, समटाइम्स साइलेंस इज मोर वैल्यूएबल देन म्यूजिक, स्पेशली व्हेन द म्यूजिक इज हार्मफुल। साइलेंस ज्यादा वैल्यूएबल है म्यूजिक से, स्पेशली जब म्यूजिक इतना हार्मफुल हो, इतना आपके कान में आपको चुभे, आपको यू नो आपके ऑरा को अफेक्ट करे, देन साइलेंस इज वेरी पीसफुल। सो फर्स्ट थीम वाज हमारा म्यूजिक वर्सेस नॉइस, सेकंड थीम है हमारा हाइपरबोल एंड एक्सैजरेशन, थर्ड थीम है हमारा द पावर ऑफ म्यूजिक। फोर्थ में आते हैं सटायर एंड ह्यूमर, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो थ्रू सटायर पोएम क्रिटिसाइजेस दोज हु इंसिस्ट ऑन परफॉर्मिंग डिस्पाइट बीइंग अनप्लेजेंट और अनस्किल्ड। तो सटायर के थ्रू दिखा रहे हैं कि कुछ लोग ना दूसरों का सोचते ही नहीं है, अपना बस काम होना चाहिए, अगर आप अपना एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपकी आवाज दूसरों को अफेक्ट कर रही है, तो आप अलग से गा लो ना, रूम में अपने पर्सनल प्राइवेट स्पेस में गाओ, यू शुड नॉट अफेक्ट अदर्स। तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो दूसरों का कंफर्ट देखते ही नहीं है, और यू नो अनप्लेजेंट हो गया, अनस्किल्ड तरीके से वो गाते ही जाते हैं। ह्यूमरस टोन, द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशंस, सिचुएशन का एब्सर्डिटी यहाँ पे हाईलाइट किया, एंड द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्सेस क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट, मेकिंग द पोम बोथ एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। जिससे जो पोम है हमारा बहुत एंटरटेनिंग तो बनता ही बनता है, साथ में काफी थॉट प्रोवोकिंग भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन के एब्सर्डिटी को एंड जितना बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स दिया गया, उससे काफी एक फनी, एक ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिससे पोएम तुम्हारा एंटरटेनिंग भी है, एट द सेम टाइम थॉट प्रोवोकिंग भी है। यूनिवर्सल इम्पैक्ट, दैट इज वाइड रीचिंग इम्पैक्ट। तो पोएम सजेस्ट करे कि बैड म्यूजिक कैन हैव फार रीचिंग एंड यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक गलत सिंगिंग का बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, एंड वो सिर्फ इंसानों को अफेक्ट नहीं करता, पर हर किसी को इफेक्ट करता है, इनफैक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को भी इफेक्ट करता है। आप ओपेरा नहीं देखते हो, एक कांच का ग्लास होता है, वो गा रहे होते हैं, वो कांच का ग्लास टूट जाता है, दैट शोज द इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल। सो यूनिवर्सल इम्पैक्ट है म्यूजिक का, हील भी करते हैं, तो आप इसको यू नो बहुत डिस्टर्ब भी, क्योटिक भी कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग में दिखा रहा है, डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ भीष्म लोचन सिंगिंग अक्रॉस वास्ट रीजन्स फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा, एम्फसाइजिंग द वाइड स्प्रेड नेचर ऑफ इट्स इफेक्ट्स। अब आता है नंबर 6, द रोल ऑफ द ऑर्डिनरी गोट, हु इज विच इज द अनएक्सपेक्टेड हीरो। जो ऑर्डिनरी गोट है वो एक सिंपल सा क्रिएचर है, वो हीरो बन जाता है इन सारे क्योटिक सिचुएशन को एक फुल स्टॉप पुट करके, और वो शो करे दैट समटाइम्स बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, बड़े बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आता है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन किसी ऐसी जगह से आएगा जहां से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट थीम्स, देख लो। फर्स्ट है म्यूजिक वर्सेस नॉइस, सेकंड है हाइपरबोल एंड एक्सैजरेशन, थर्ड है द पावर ऑफ साइलेंस, फोर्थ है सटायर एंड ह्यूमर, फिफ्थ है यूनिवर्सल इम्पैक्ट, एंड सिक्स्थ है द रोल ऑफ द ऑर्डिनरी, ब्रैकेट में लिखना है कोट। ये 6 चीज आपको बहुत अच्छे से थीम्स को याद रखना है। Now let us discuss the title, ये भी चार्ट फॉर्म में मैंने बनाया है। The main character is भीष्मलोचन शर्मा। पावर ऑफ म्यूजिक याद रखना हमारा टाइटल है। इनका ट्रेड्स कैसे, इरिटेटिंग सिंगर है, लाउड है, एंड डिटरमाइंड ऑब्लिवियस टू द प्लीज ऑफ अदर्स। इनको फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है, सामने वाला इंसान को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। पर्पस क्या टाइटल का, ये टाइटल आयरॉनिक है, आयरॉनिकली इस टाइटल का इस्तेमाल किया गया। पावर ऑफ म्यूजिक एक आयरॉनिक टाइटल है, ये हाईलाइट करे कॉमिकल इफेक्ट ऑफ भीष्मस म्यूजिक विच इज एनीथिंग बट मेलोडियस। मतलब उसका म्यूजिक कुछ भी हो सकता है, मेलोडियस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सो पावर ऑफ म्यूजिक यहाँ पे आयरॉनिक टाइटल है, इट्स एन आयरॉनिक टाइटल, ठीक है। कॉमिकल एक्सैजरेशन, उसके गाने से इतना पैनिक क्रिएट होता है, लोग भाग रहे हैं, सब चीज टूट फूट रही है, गिर रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, सिक हो रहे हैं, हर चीजें बहुत ही क्योटिक हो गई है, तो वो यहाँ पे कॉमिकल एक्सैजरेशन है। कार्ड्स का ओवरटर्न करना, हॉर्सेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिशेज एकदम नीचे पानी के अंदर डीप डाइव कर रही है, बर्ड्स कंट्रोल लूज कर रहे हैं, स्काई इज वीपिंग, बिल्डिंग्स आर कोलैप्सिंग। सो इतना डिस्ट्रक्शन दिखा के थोड़ा एक्सैजरेट किया गया है। कौन आता है बचाने के लिए, एक गोट आता है बचाने के लिए, ठीक है, जो उस पर अटैक करके उसको चुप करवाता है। द गोट्स इंटरवेंशन इज ह्यूमरसली पोर्ट्रेड एज द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस।
गोल्ड का आने को बोला गया, गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, वो जो बीच में आके उसको अटैक करके चुप कराता है, यहाँ पे वो चीज का सोल्यूशन होता है। हाइपरबोल कैसे दिखाया गया, बढ़ा चढ़ा के सिचुएशन को दिखाया गया, और एक्सट्रीम रिएक्शंस जो दिया गया टू हिज सिंगिंग डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ म्यूजिक। मतलब उसके गाने की वजह से जो हुआ ना कि कार्ड्स उलट 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 गए, फिश अंदर डीप डाइव कर लिया, बर्ड्स ये हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स करना, तो ये बता रहे कि कितना पावरफुल है म्यूजिक, कि म्यूजिक से इतना कियोस हो गया। ठीक है। तो पोएम एक परफेक्ट एग्जांपल है नॉनसेंस पोइट्री का, कंबाइंस सटायर विद कॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ जहाँ पे आपका थोड़ा कॉमिक एलिमेंट के साथ थोड़ा सा आयरनी ह्यूमर ये सब भी ऐड करके वो एक ओवर द टॉप परफॉर्मेंस को क्रिएट करते हैं। टाइटल का रेलेवेंस क्या है, टाइटल ह्यूमरसली रिफ्लेक्ट कर रहा है पावर को, ह्यूमरसली ऑफ कोर्स एक ह्यूमर वे में रिफ्लेक्ट कर रहा है पावर ऑफ भीष्मस म्यूजिक, कि उसका म्यूजिक का पावर देखो पूरा तहस नहस कर दिया, हर चीज क्योटिक कर दिया। ठीक है, और गोड का एक्शन सिंबलाइज कर रहा है पीस के रिस्टोरेशन को, दैट शोज द पावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, दैट इज हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रास्टिंग पावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ म्यूजिक एंड पावर ऑफ साइलेंस। अब आप बोलोगे मैम पावर ऑफ साइलेंस क्यों नहीं यहाँ पे दिखाया गया? ठीक है, बिकॉज पावर ऑफ म्यूजिक को यहाँ पे ह्यूमरस वे में हाईलाइट किया गया है, तो ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू नो कि ये ह्यूमरस एलिमेंट क्या है, जिसे आप अट्रैक्ट होकर इस पोम को पढ़ोगे। ठीक है, तो पावर ऑफ म्यूजिक के साथ साथ पावर ऑफ साइलेंस को भी दिखाया गया है। ये पता है कैसे दिखाया गया? जैसे अगर दिन है ना, तो इसलिए आपको रात की वैल्यू पता है, ब्लैक है इसलिए आपको व्हाइट की वैल्यू पता है, व्हाइट है इसलिए आपको ब्लैक की वैल्यू पता है, सन है इसलिए आपको मून की वैल्यू पता है, मून है इसलिए आपको सन की वैल्यू पता है। सो माय पॉइंट इज व्हेन समवन इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, देन यू फील लाइक यार ये चुप कब होगा, तो यू नो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो कभी कभी नेगेटिव चीजों के आसपास रह के आपको पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस पता चलती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि इतना शोर शराबा, इतना कियोटिक सिचुएशन क्रिएट करने के बाद साइलेंस का पावर भी उभर के आया वाया द पावर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, जैसे मैंने वो कहा, दिन है तो रात का वैल्यू पता है, ब्लैक है तो व्हाइट का वैल्यू पता है। सिमिलरली दिस वाज द टाइटल, हेंस द टाइटल इज एक्ट एंड जस्टिफाइड। सो अब स्टार्ट कैसे करोगे, मेन कैरेक्टर कौन है, उसी के वर्ड से आ गया कैरेक्टर का ट्रेट्स। मेन कैरेक्टर कौन है, उनका ट्रेट्स याद कर लो, मेन कैरेक्टर फिर ट्रेट्स। पर्पस क्या टाइटल का, आयरॉनिक वाला पॉइंट हमें बोलना है। ठीक है, अब हमें बताने के अंदर में हुआ क्या था, कॉमिकली क्या बढ़ा चढ़ा के किया गया, उसका सोल्यूशन क्या निकला। ठीक है, हाइपरबोल कैसे इस्तेमाल किया गया, सटायर कैसे इस्तेमाल किया गया, लास्ट में हमारा टाइटल का रेलेवेंस क्या था, ये हमारा यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड फिगर ऑफ स्पीच में, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पोम। इसका एक्चुअल टाइटल गार्नेट गोइंटो आपको पता है, मैंने ऊपर सब कुछ लिखवा दिया, तो मैं वापस से वो पार्ट नहीं रिपीट कर रही हूँ बस। ये सिंगल स्टैंजा पोम है, लाइन्स 28, 20 लाइन का पोएम है, सिंगल स्टैंजा पोम है, और इसका नरेशन स्टाइल है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ये सब एमसीक्यूज में आता है गाइस, 20 लाइंस पोम है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इसे मार्क कर लो। इसका राइमिंग स्कीम देख लो, ए ए बी बी ई सी, राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी ई सी, कॉपी में लिख लीजिए। कॉमिकल इफेक्ट यहाँ पे देखिए, ह्यूमरस वर्ड्स यूज किए, फॉर एग्जाम्पल शर्मा बर्मा, हेल बेंट वेल मेंट, सिकली क्विकली, रोड साइड ब्रॉड साइड, फेलो बेलो, तो ये सब वर्ड्स यूज करके कॉमिकल इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैम पूछेगी स्टेट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट हाईलाइट द कॉमिकल इफेक्ट इन द पोम, तो आप यहाँ पे क्या कहा, कौन कौन सा वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो, इन सारे वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, शर्मा बर्मा, हेल बेंट वेल बेंट, सिकली क्विकली, रोड साइड ब्रॉड साइड, फेलो बेलो। ठीक है, ए ए बी बी ई सी, ए ए बी बी ई सी याद रखना, 20 लाइन का पोएम है, सिंगल पैरा पोएम है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, 20 लाइन पोम, ए ए बी बी ई सी। ठीक है, एंड ये हमारा राइमिंग वर्ड्स, दिस वाज द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। और ओरिजिनल टाइटल आपको पता है, गानेर गुंचो, गानेर गुंचो 1923 में पब्लिश हुआ था ये हमारा पोम। नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट, डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी इंसान के ट्रेट को आप नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन से कंपेयर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज। तो यहाँ पे द रेच्ड ब्रूट्स, ब्रूट्स माने यहाँ पे एनिमल से, रेच्ड माने जो रो रहे हैं बेचारे, यू नो पेन में है, रिजेंट द ब्लेयर द आवर दे हियर इट साउंडेड, द वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच, बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट अ मोस्ट सगेशियस फेलो। सो ये 3 लाइंस को आप मार्क कर लो। ठीक है, एज पर्सोनिफिकेशन। जब हम पोम पढ़ेंगे विल डिस्कस कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया, आप इसे मार्क कर लो पहले अच्छे से। ये 3 आपका पर्सोनिफिकेशन है।
आप पहले मार्क कर लो एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट डिवाइस। मैंने एक कुछ पार्ट लिखा था, वो मैं सर्च कर रही हूँ, आप लोग को शेयर करना होगा तो आई विल शेयर इट विथ यू। कहाँ पे है वो पार्ट? देखो, यहाँ पे मैंने इसका पूरा पार्ट लिखा था कि कहाँ पे किस चीज को किससे कंपेयर किया गया है। द रेस्ट ब्रूड्स रिसेंट द ब्लेड द आवर द हियर इट साउंडेड। इस लाइन में हॉर्सेस को डिस्क्राइब कर रहा है रेस्ट। रेस्ट माने मिजरेबल, ठीक है, जो रिसेंट करे भीष्मलोचन की सिंगिंग को लाइक ह्यूमंस, ठीक है, जो मना करे से इंसान मिजरेबल स्टेट में बोलता है कि प्लीज मत गाओ यार, तो यहाँ पे हॉर्सेस को रेस्ट वर्ड जो बोल रहा है, रेस्ट यूजुअली ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना कि हॉर्सेस के लिए, तो यहाँ पे ये चीज को पर्सोनिफाई किया गया। रेस्ट मतलब मिजरेबल एंड हॉर्सेस को रेस्ट बोला गया, विच इज यूजुअली यूज फॉर ह्यूमंस, जो वर्ड्स ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। दूसरा है द वेल्किन वेव्स टू हियर हिज स्क्रीच। इस लाइन में स्काई हैज बीन गिवन द ह्यूमन एट्रीब्यूट ऑफ क्राइंग। इस पैराग्राफ, इस लाइन में स्काई को वो ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया है ऑफ क्राइंग। द वेल्किन वेव्स टू हियर हिज स्क्रीच, रोएगा कौन है यहाँ पे? रोने का जो एट्रीब्यूट है वो स्काई को देके आपने अगर ह्यूमन ट्रेट किसी चीज से कंपेयर किया। थर्ड है यहाँ पे बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट अ मोस्ट सगेशियस फेलो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस लाइन में एक गोट को डिस्क्राइब किया गया एज अ वाइज गोट, ठीक है, बट हाउ देयर कम्स अ बिली गोट अ मोस्ट सगेशियस फेलो। तो वाइज ये सब जो वर्ड होता है ये यूजुअली हम इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन के लिए बोलते हैं। वाइज हो गया, क्राइंग हो गया, या फिर रेस्ट वर्ड हो गया। सो जो टर्म्स हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं वो टर्म्स अगर हम किसी नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं वैसे, सो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। एलिट्रेशन कौन कौन सा मार्क कर लो? बहुत सारे एलिट्रेशन है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होता है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में। फॉर एग्जांपल, व्हेन समर कम्स वी हियर द हम्स, तो डब्लू, व्हेन, वी का डब्लू, ठीक है, एंड यहाँ पे एच भी साउंड रिपीट हुआ है, हियर का एच एंड हम्स का एच, तो डब्लू एंड एच रिपीट हुआ है, तो ये हमारा एलिट्रेशन है। मार्क कर लेना, ये सब एमसीक्यूज में आते हैं। 2-3 मार्क का आपका आ सकता है, आरटीसी में आ सकता है। मैम कैन आस्क यू राइट 2 फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोम या फ्रॉम द अबव पैराग्राफ या वट एवर इट इज। किसी पैरा को मैम दे देंगे आपको आरटीसी में, दे विल आस्क यू टू राइट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पैराग्राफ। सो याद रखो, AABBEC इसका राइमिंग स्कीम है, 20 लाइन पोम है, एक्चुअल लाइक नाम क्या है, सब कुछ याद रखो। नेक्स्ट मार्क कर लो यहाँ पे when summer comes we hear the hums, wh sound हुआ as though he is hell bent, तो यहाँ पे h बोला गया, h sound repeat हुआ है। booming out his broadside, b और b sound repeat हुआ है। and in the sky the feathered fly turn turtle, f और t sound repeat हुआ है। feathered and fly, f turn turtle, t stop your singing में s sound repeat हुआ है। welkin waves में w sound repeat हुआ है। bellow answering bellow में b and b sound repeat हुआ है। strains of song में s sound repeat हुआ है। blast of brutal violence में b sound repeat हुआ है। grants the world the golden gift of silence में G sound repeat हुआ है। There are number of alliterations, आप वापस से मार्क कर सकते हो। हाइपरबोल कौन कौन से लाइन में यूज हुआ है? ये रहा हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज हाइपरबोल। अगर वो क्या है, बढ़ा चढ़ा के स्टेटमेंट्स को यूज करना जो आप लिटरली नहीं बोलोगे, ठीक है, जिससे उसकी सिंगिंग का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। दे आर ट्रैम्पल्ड इन पैनिक रोड, the bullock carts are overturned, horses line the roadside, the wine and stare with feet in air, the welkin weeps, mighty mansions stumble, बड़ा बड़ा mansion गिर रहा है, आसमान रो रहा है, बुलक कार्ट उलट गया। तो ये सब टर्म्स आपका हाइपरबोल में इस्तेमाल किया गया, सो यू हैव टू मार्क ऑल दीस थिंग्स। हाइपरबोल हो गया, देख लो, एलिट्रेशन मींस पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोल। एंड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में क्या था? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव फॉर्म है हमारा, एंड यहाँ पे जॉनर आपको नॉनसेंस राइम्स बोला गया, ठीक है। नॉनसेंस राइम्स का मतलब मैं अगेन रिपीट करी कि कोई सेंस नहीं होगा, वो नहीं होता है। मैं आपको एक डेफिनेशन है, एक बेसिक चीज आपको दे दूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। मॉरल लेसन में आते हैं। पहला मॉरल लेसन है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पोएम हाईलाइट कर रहे हैं म्यूजिक का एसेंस जो कि उसकी क्वालिटी में लाई करता है, ठीक है, नॉट जस्ट बस आप गा लिया तो बस आप एक म्यूजिशियन हो गए, नो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे विश्वलोचन शर्मा की एग्जाम्पल ले लो वहां पे कि वो हर एक्सप्रेशन ऑफ म्यूजिक वैल्यूएबल नहीं होता, दैट मीन्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, उसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पहला मॉरल कि क्वालिटी पे ध्यान दीजिए ना कि क्वांटिटी पे। अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है ना उसका, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से मतलब वन शुड कंसिडर द कंसिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस ऑन द सराउंडिंग्स। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि आप कुछ कर रहे हो ना, तो आपकी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो वो आपका फॉल है, बिकॉज आप कर रहे हो वो चीज को, पर आपकी वजह से किसी सेकंड पर्सन को या किसी पब्लिक प्लेस में किसी और को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने इस चीज के लिए साइन अप नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वन शुड कंसिडर द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस ऑन द सराउंडिंग्स। सेकंड इज अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट, कि आपकी करनी से सामने वाले को क्या लग रहा है, किसी और को डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा ना, वो आपको सोचना चाहिए। तीसरा है वैल्यू ऑफ साइलेंस, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि साइलेंस का बहुत वैल्यू है, दैट शोज नीड फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन लाइफ।
इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। भीष्मलोचन शर्मा जो है वो सुनने को तैयार नहीं है सब किसी की रिक्वेस्ट को। सब उनको अगर आपको कोई फीडबैक देता है कि बेटा आप में ये गलती है, आपके अंदर ये चीज ऐसे है, और आप अपने एटीट्यूड में मुझे सुनना ही नहीं, आप इग्नोरेंट हो, तो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू टेक तुम्हारा क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म तुमको लेना ही चाहिए ताकि आप इम्प्रोवाइज कर पाओ। तो वो फीडबैक को लेकर रिसेप्टिव, ही इज बीइंग रिसेप्टिव टू फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स द वैल्यू ऑफ बीइंग रिसेप्टिव, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे। यहाँ पे इस पोम में दिखाया गया है वैल्यू ऑफ बीइंग रिसेप्टिव टू फीडबैक, माने कि टेक इट, कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको आप लो। हर किसी से मत लो, पर अगर सब बोल रहे हैं तो शायद कुछ तो परसेंटेज सही होगा उस बात में। ठीक है, फिर है ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो पोम encourage करे ह्यूमिलिटी को, दैट सजेस्ट कि वन शुड नॉट ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटी और फोर्स अदर्स टू इंड्योर देयर टैलेंट। ठीक है, आप किसी को फोर्स मत करो, इतना ह्यूमिलिटी रखो खुद में। इफ समवन डजंट लाइक योर कंपनी, समवन डजंट लाइक योर प्रेजेंस, डोंट फोर्स एनीवन टू लाइक ऑल दीज थिंग्स। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर की तरह काम करता है टू बी सेल्फ अवेयर। आप अवेयर रहो एंड कंसिडरेट रहो ऑफ द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर्स। दूसरों के प्रेफरेंसेस को लेके आप सोच बूझ रखो, थोड़ा कंसिडरेट रहो यार। ठीक है, और थोड़ा सेल्फ अवेयर रहो। तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। सिक्स्थ है हमारा ह्यूमर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे जो ह्यूमरस पोर्ट्रेल दिखाया है सिचुएशन का, वो दिखा रहा है सीरियस ट्रुथ अबाउट म्यूजिक एंड ह्यूमन बिहेवियर। म्यूजिक के बारे में और इंसान के बिहेवियर के बारे में एकदम ट्रुथ दिखा रहा है। लाफ्टर कैन बी अ पावरफुल टूल टू हाईलाइट सोसाइटल इश्यूज एंड एनकरेज रिफ्लेक्शन। ठीक है, हंसना एक पावरफुल टूल हो सकता है जो सोसाइटी के इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है एंड रिफ्लेक्शन को एनकरेज करेगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ह्यूमर, हंसना खेलना होना ही चाहिए। दिस वाज दिस मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये 6 हमारा मॉरल था। नाउ लेट अस कम टू द पैराफ्रेज। व्हेन समर कम्स वी हियर द हम्स। तो स्पीकर बोल रहा है कि समर के समय में, समर जब आता है, समर सीजन, तो हम लोग को हमिंग साउंड, मतलब हल्का हल्का हमिंग साउंड, मतलब क्या है, लिप्स को गुनगुनाना, मतलब लाइक दैट। ठीक है, तो भीष्म लोचन शर्मा का जो गाना है वो हमें समर सीजन में उसका हमिंग गुनगुनाना चालू हो जाता है। एज दो ही इज हेल बेंट टू बूम हिज ब्रॉड साइड। भीष्म लोचन शर्मा काफी डिटरमाइंड है। हेल बेंट माने क्या, डिटरमाइंड है कि वो लाउड एंड अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देगा थ्रू हिज सिंगिंग। ठीक है, ही इज डिटरमाइंड टू डू दैट थिंग। जोर जोर से गाएगा और लोगों को अटैक करेगा विद हिज वर्ड्स, एज दो ही इज डिटरमाइंड टू बूम हिज ब्रॉड साइड। ही विल जस्ट, वो जो उसको मन है वो, ही विल जस्ट प्यूक इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू। वो रोकेगा ही नहीं, आपका सोचेगा ही नहीं वो। एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल। तो बर्ड जो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं वो इतने डिस्टर्ब्ड हो गए इसके सिंगिंग से दैट दे बिकम कंफ्यूज्ड एंड दे टर्न अपसाइड डाउन। मतलब अपसाइड डाउन टर्न कर गए, उल्टा उड़ रहे हैं। मतलब दे टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है टर्न अपसाइड डाउन। जो लाइन लिखा हुआ है ना, फ्लाई टर्न टर्टल मींस टर्न अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा, ऐसे 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 हो गए। They grumble and whine as they winging away. Whine means रोना। ठीक है, birds complain कर रहे, grumble, they're complaining and they're expressing their discomfort while trying to fly away from the noise. बेचारे कोशिश कर रहे हैं भागने का, पर वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अपने वैसे रो रहे हैं। वाइन मीन क्या, आप है ना अपने रोने की आवाज निकाल रहे हो, इन पेन, एज इफ यू आर इन पेन। ठीक है, पेन में कोई चीज बोल रहे हो। विंगिंग का मतलब फ्लाइंग अवे। व्हेन दे आर फ्लाइंग दे आर यू नो ऑलमोस्ट क्राइंग, बेसिकली रोते रोते, वाइनिंग मींस अपने पेन में कुछ बोल रहे, पेनफुली कुछ बोलना। ठीक है, ग्रम्बल। एंड द रेस्ट ब्रूट्स रिसेंट द ब्लेयर। आई हैव टोल्ड यू, रेस्ट माने यहाँ पे हमने डिस्कस किया है विच इज फीलिंग इल और अनहैप्पी। ब्रूट्स माने हॉर्सेस है यहाँ पे, जो काफी अनॉयड फील कर रहे हैं, बहुत अनहैप्पी है, बहुत अनॉयड है बाय द लाउड एंड हार्श नॉइज, दे आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। द आवर दे हियर इट साउंडेड। तो एनिमल जब जिस मोमेंट उन्होंने साउंड सुना, द एनिमल्स फील दिस वे एज सून एज दे हियर द सिंगिंग। जब जिस मोमेंट वो लोग ये चीज को सुन लेते हैं, दे आर ट्रैम्पल्ड इन पैनिक राउट। तो इतना पैनिक हो जाता है, इतने लोग डर जाते हैं उसकी सिंगिंग से, दैट दे आर स्टेप्ड ऑन एंड क्रश्ड इन द क्योस। ठीक है, कि मतलब समझ में कि लोग आपस में धक्का मुक्की हो रहा है, क्रश हो रहे, लोग गिर रहे हैं, भीड़ हो गई है, लोग इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, पूरा क्योटिक सिचुएशन हो गया। इतना डर लग रहा है उसकी सिंगिंग से कि भागम भाग मच गया। ठीक है, कि वो लोग इस क्योस से पूरा दे आर क्रशिंग एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्रैम्पल्ड का मतलब है स्टेप्ड ऑन एंड क्रश्ड। राउट का मतलब है अक्योटिक सिचुएशन क्रिएट करना। वाइल्ड फिशेस डाइव डीप टू एस्केप द साउंड। फिश तुम्हारा एकदम पानी के अंदर तक चले गए वो अनप्लेजेंट साउंड को अवॉइड करने के लिए। देखिए एकदम अंदर तक जाओ यार, ये साउंड नहीं आना चाहिए। ये सब आपका एक्सैजरेटेड पोर्शन है जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले। एंड द माइटी मैंशन स्टम्बल डाउन। ठीक है, तो उसकी गाना इतना ओवर पावरिंग है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी तुम्हारा कोलैप्स कर जा रहा है उसके प्रेशर में आके। द वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। वेल्किन माने स्काई को बोलते हैं, वो बड़ा लगता है कि स्काई भी रो रहा है बिकॉज ऑफ द अनप्लेजेंट नॉइज। स्क्रीच माने अनप्लेजेंट नॉइज फ्रॉम भीष्म लोचन सिंगिंग। वेल्किन माने स्काई हुआ, स्क्रीच माने हार्श साउंड होता है।
while horses line the roadside and bellow. Horses refuse कर रहे हैं to move and they stand still by the roadside loudly protesting. Bellowing का मतलब they are protesting against the noise. वो लोग move नहीं कर रहे, they are rigid and they are just like they are protesting against the noise that stop this right now. They whine and stare with feet in air. ऐसे अपने पाँव कैसे ऊपर की तरफ कर ले रहे हैं वो लोग. Horses complain कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, confused लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पाँव को ऊपर कर रहे हैं. They are raising their feet in the air. That shows their discomfort. They're not liking it. उनका discomfort highlight हो रहा है. The sky seems dazed as it languishes. Sky dazed का मतलब confused होता है, ठीक है. And languishes का मतलब होता है suffers. Sky बहुत ही confused लग रहा है, बहुत suffered कर रहा है, as if लग रहा है, ठीक है. जो chaotic situation हुआ है ना, उससे स्काई भी लग रहा है बहुत अपसेट है. एक ह्यूमिडिटी सा माहौल हो गया, मतलब क्लाइमेट भी बहुत अजीब सा हो गया, कहने का मतलब है. तो यहाँ पे उसको भी अफेक्ट कर रहा है कि स्काई कैसा हो गया है, एकदम अजीब सा लग रहा है, बहुत क्योटिक लग रहा है, ठीक है, कि वो भी रो रहा है, ऐसा लग रहा है. मतलब एक एयर में बहुत ही क्योटिक सा फ्रीक्वेंसी घूम रहा है, ठीक है. बट नाउ देयर कम्स, बट आते ही मतलब कुछ चेंज होने वाला है. बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, ठीक है, मतलब अ वाइज गोट आता है. मोस्ट सगेशियस फेलो, सगेशियस माने वाइज, हमने ऊपर मार्क किया, ये पर्सोनिफिकेशन है. एक वाइज गोट आता है सीन में एंड दैट मींस हेल्प इज ऑन द वे, कि मदद आने ही वाला है, ठीक है. हु ऑन हियरिंग दिस ऑफुल नॉइज इज स्टर्ड. जब ये वो आवाज सुनता है, ही इज स्टर्ड माने क्या, ये आवाज सुन के वो बेसिकली रिएक्ट कर रहा है इस टेरिबल नॉइस को सुन के कि क्या हो रहा है. ही इज जस्ट स्टर्ड, ठीक है, शॉक्ड एंड सरप्राइज कि क्या हो रहा है. टू बेलो इन आंसर टू भीष्मस कॉल. टू बेलो माने चिल्लाना. गोट रिस्पॉन्ड कर रहा है चिल्ला के उसके गाने का रिएक्शन देके, ठीक है, टू द कमोशन. नाउ वॉच द सीन. अब देखो क्या होता है. द सिंगर्स स्टेक्ड हिज लाइफ. भीष्म लोचन इतना कमिटेड अपने गाने को लेके कि वो अपना जिंदगी को स्टेक पे डाल दिया है एंड ही इज शोइंग हिज डिटर्मिनेशन. वो बस अपना धुन में ऐसे ऐसे गाते 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 इज वॉकिंग एंड इज जस्ट सिंगिंग हिज सॉन्ग, ठीक है. एज इफ ही सीम्स टू हैव बेट हिज लाइफ ऑन इट. अपने लाइफ को उसने स्टेक पे डाल दिया है एंड इट इज शोइंग हिज डिटर्मिनेशन टू कीप द नॉइस गोइंग एट ऑल कॉस्ट. वो डिटरमाइंड है गाने गाने के लिए, नो मैटर द कंसिक्वेंसेस, चाहे कुछ भी हो जाए वो गाना गाया जा रहा है. बट द गोट विल पे हिम बैक इन काइंड. गोट डिसाइड करे उसको रिटालिएट करने का अगेंस्ट भीष्म लोचन हार्श सिंगिंग. गोट जब वो डिसाइड करे कि इसको रिटालिएट करेंगे इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके सिंगिंग के, भीष्म लोचन का हार्श सिंगिंग के. एंड दस एंड्स द म्यूजिक विथ वन शार्प ब्लो. और एकदम जोर से उसको मारता है, उस पर अटैक करता है और उसका सिंगिंग को पूरा चुप कर देता है, ठीक है. एंड इट इज पूरा साइलेंस एक बार, ब्रिंगिंग बैक साइलेंस टू द सराउंडिंग्स. जैसे ही वो चुप होता है, पूरा जो क्योटिक सिचुएशन है वो भी शांत हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है. तो यहाँ पे पावर ऑफ म्यूजिक के थ्रू, इट्स एन आयरॉनिकल टाइटल, पावर ऑफ साइलेंस को हाईलाइट किया गया. मैंने आपको बताया है जिस तरीके से डे है तो नाइट का वैल्यू है, नाइट है इसलिए डे का वैल्यू. ब्लैक कलर आप जब देखिए हो तो इसलिए आपको व्हाइट का वैल्यू पता है, व्हाइट कलर आपने देखा तो इसलिए आपको ब्लैक का वैल्यू पता है. दिस इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है. विद दिस ये पूरा पोम हमारा खत्म होता है, ठीक है. जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर कर सकती थी मैंने किया. और इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, और कि हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है. मैंने आपको कहा था कि मैं विम्सिकल नॉनसेंस पोम का कुछ आपको पार्ट लिखवाऊंगी, तो मैंने इसको एक जगह पे छोटा सा कुछ फॉर्म में ऐसे लिखा है कि ये यूजुअली बच्चों के लिए बनाते हैं ऐसे पोम. ऐसे पोम सब लोग बोलते हैं कि ये जो विम्सिकल नॉनसेंस पोएम होता है बच्चों के लिए होता है, ठीक है. इसका टोन काफी ह्यूमरस होगा, थोड़ा फनी होगा, फैंसीफुल फ्रेजेस होंगे बच्चों के लिए, मतलब रियलिटी से तो काफी उतना रियल नहीं होगा, अनरियल होगा यहाँ पे, ठीक है. एंड थोड़े मेड अप वर्ड्स होंगे, मीनिंगलेस मेड अप वर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड्स के उतने मीनिंग नहीं रहेंगे, कुछ मेड अप वर्ड्स होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग विम्सिकल नॉनसेंस पोएम, ठीक है. अब मैंने आपको कहा था कि इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है, ठीक है. तो हिस्टोरिकल रेफरेंस भी आपको बता दूं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो वहां पे तो आप कुछ उनके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते हो. तो उस जमाने में अगर आपको कुछ अपनी बात रखनी है तो हमें ना घुमा फिरा के बात को रख सकते थे. जिन्होंने पहले ये पोम पढ़ा है, आई नो बाय द केज बर्ड सिंह, उनको पता होगा. लगता है ये नॉर्मल पोम है पर ये ब्लैक एंड व्हाइट, काले एंड गोरे के फर्क को हाईलाइट करता था. तो उस समय हम बर्ड्स का एग्जाम्पल लेके या नॉर्मल एग्जाम्पल लेके हम ये सब क्यों लिखते थे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, डायरेक्ट अगर हम उस वक्त के गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, हम कुछ उनके प्रति बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा पोम पब्लिश नहीं होगा, राइट. तो यहाँ पे ये चीज को दिखाया गया है कि एक हिडन सटायर है ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल एडमिनिस्टर था. दिस वे एक एस्केप सेंसरशिप मिल जाता है. यहाँ पे आप सटायर कर रहे हो कि ना कि यू नो कि उस वक्त आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, तो इसको बच्चों की पोएम के कॉलम के अंदर आप डाल के यू आर पब्लिशिंग इट ताकि इसको सेंसरशिप ना मिले,
ठीक है, वरना ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली बोल देंगे तो इस पोम को पब्लिश नहीं किया जाएगा, तो ऐसा भी लोग कहते हैं। सो भीष्म लोचन कैन बी इक्वेटेड विद द ब्रिटिश colonial masters who are tormenting everyone and it takes a goat to stop them। ठीक है, तो भीष्म लोचन शर्मा को आप कंपेयर कर सकते हो ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स से, जो सबको तंग कर रहे हैं, टॉर्मेंट कर रहे हैं। ठीक है, और किसी में हिम्मत नहीं कुछ बोलने की, फिर वो एक गोट आता है एंड वो आके उनको चुप कराता है। तो किसी ना किसी को कभी ना कभी आवाज उठानी पड़ती। ये एक मोटिवेटिंग पोम था जो इसके इशारे को समझ जाएगा। उस जमाने के हिसाब से आप सोचो, उस जमाने में इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब नहीं हुआ करता था। हम कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, हम कैसी यूनिटी की बात करेंगे, कैसे हम मैसेजेस पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट है कि कोई आपके बारे में अगर नहीं सोच रहा है, आपके डिस्कम्फर्ट को हो रहा है आपको, और आपको अत्याचार कर रहा है आपके ऊपर, किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है, अब्यूज हो रहा है आपको, एंड वो आपके लिए बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं है, आपको टॉर्चर किए जा रहा है, तो उस वक्त एक गोट को आना पड़ता है ताकि उस चीज को फुल स्टॉप पुट करने के लिए। समवन हैज टू टेक एक्शन, इसका मीनिंग ये था। तो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये है इस पोम का। ठीक है, आई होप आप लोग को सबको ये पोम अच्छे समझ में आया होगा। अगेन, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, ये रहा नंबर, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको पूरा सिर्फ इसका जूलियस सीजर का ही बुक नहीं, बाकियों का भी आपको सोल्यूशन बुक मिलेगा। उसके अलावा भी एमसीक्यूज, क्वेश्चन पेपर्स, एवरीथिंग इज देयर, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपका होगा। फुल फ्लेजेड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सो यस, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज नेहा गोइंका 111। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।